दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपका 31 अक्टूबर को इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि एग्ज़ाम में आने की उनकी संभावनाएं हैं। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपके मार्क्स में ज़रूर बढ़ोतरी होगी, यानी कि आपके मार्क्स ज़्यादा आने की चांस बढ़ जाएंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए एंड तक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं वो मैक्रो से रखे हैं, यानी कि आपकी जो मैक्रो बुक है उससे मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना है और इन क्वेश्चनों की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको आपको सोल्व भी करना है। तो आपको पता है कि जो हमारा जो नेशनल इनकम का जो चैप्टर है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि उसके मतलब नेशनल इनकम निकालने की आपको तीनों मेथड पता होनी चाहिए। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, आपको तीनों मेथड पता होनी चाहिए। और तीनों मेथड से कैसे क्वेश्चन निकले वो भी आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो मैंने इन तीनों मेथड की वीडियो बना रखी है, आपकी वो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर वो देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले देखिए कि मूल्य वृद्धि विधि जो होती है, जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और हम माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन करते हैं, यानी कि जो उत्पाद का मूल्य है और जो मध्यवर्ती उपभोग उसको माइनस करके निकालते हैं। तो ये आप देख लेना, इसे आप पढ़ लेना। फिर आय विधि का है, आय विधि के लिए हमें कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए। फिर इसी में आता है रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो ये सब इसी में आता है। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फिर इसमें ही मिक्स्ड इनकम भी हमें चाहिए होती है, जो कि मिक्स्ड इनकम क्या, यानी कि हमारे पूरे भारत की इनकम कहाँ कहाँ पर लगी हुई है वो चाहिए होती है। अब हम व्यय विधि पर आते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड भी निकालने के लिए हमें बस तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। प्राइवेट प्राइवेट फंक्शन वो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये अंतिम उपभोग व्यय है, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इसमें दो चीज़ें आती है, निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। इसके बाद हमें जो सेकंड चीज़ चाहिए होती है वो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो ये दो चीज़ें चाहिए होती है। इसी का पार्ट एक है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये इसी का पार्ट है। अगर एग्ज़ाम में ये आ जाए आपको तो ये सोच लेना कि ये सकल घरेलू पूंजी निर्माण का ही पार्ट है। तो इसे भी आप पढ़ लेना। अब हम आते हैं, अब देखिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। आपके आपके सामने एक ये जो चित्र दिख रहा है, ऐसा ही आपके सामने चित्र दिए जाएंगे और इसी के आधार पर आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे नीचे कि इन एमसीक्यूज़ का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चनों को आपको करना है। देखिए, ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसका आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो उसके आधार पर आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन, ये चित्र कितने क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। देखिए, अगर आपने देखा हो तो इसमें दो क्षेत्र हैं, एक उत्पादक क्षेत्र और एक गृहस्थी क्षेत्र। तो इसमें दो क्षेत्र आएंगे, तो जो दो क्षेत्र को ही दर्शा रहा है। तो आंसर आपका ये वाला सही हो जाएगा कि इसमें दो क्षेत्र हैं। फिर आपको बताना है कि बिंदुवार लाइनों से बना चक्र क्या कहलाता है। तो देखिए, बिंदुवार लाइन, तो इसमें जो सबसे पहले दिखा रहा है कि जो ये बिंदु वाली लाइन है इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या दर्शाता है, देखिए उत्पादक क्षेत्र से ग्रस्त क्षेत्र तक हम जाते हैं तो ये मौद्रिक प्रवाह दिखा रहा है। तो इनके क्वेश्चन का आंसर आप कर लेना, इनकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, ये आपके आया हुआ भी है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय आप निम्नलिखित के साथ क्या व्यवहार करेंगे, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। देखिए, जो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें समझने में थोड़ी
थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको समझने पड़ते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आम ये जो क्वेश्चन है उसमें आप बुक की भाषा लिखें, आप अपनी भाषा लिख लें, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें तो आपको सही आंसर बताना है कि इसमें कौन सा होगा। तो देखिए इसमें ये तीनों पढ़ी हैं आप पहले। भारत में रूसी दूतावास में कार्यरत भारतीय निवासियों द्वारा प्राप्त वेतन, ये क्या राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या नहीं, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए भारत निवासियों शब्द, आपको एक बात बताऊं, जहाँ पे भी भारत निवासी शब्द आ जाए वहाँ पर आपको ये तय कर लेना है कि ये जो आय कमा रहा है ये भारत में ही शामिल होगी, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट शब्द आ गया है, यानी कि भारतीय निवासी आ गया है, जो कि भारत के सामान्य निवासी होते हैं। वो चाहे कहीं पे भी नौकरी कर रहे हो, लेकिन अगर भारत निवासी उसमें शब्द आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी गणना राष्ट्रीय आय में होगी। फिर दूसरा, एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में अपनी शाखाओं में अर्जित लाभ, तो इसमें भी एक भारतीय आ रहा है, तो ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल होंगी दोनों। लेकिन तीसरा है दे रखा है ये सरकार द्वारा प्राप्त किया गया मनोरंजन कर, तो ये हस्तांतरण आय है, यानी कि ये ट्रांसफर इनकम है, ये भारत राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, वो जो नेशनल इनकम की मेथड है वो मैंने बता रखा है, प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो है, मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ। वो बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, निकाल लेंगे आप, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको फिर भी नहीं आते तो आप दे सकते हैं, वीडियो जाके बनी हुई है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य का अनुमान लगाइए, जबकि यह ज्ञात है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मूल्य सूचकांक क्रमश 500 करोड़ व 125। हमें दो चीज़ें दे रखी है, एक तो हमें रियल जीडीपी दे रखी है जो कि 500 करोड़ है, जो भारत की वास्तविक जीडीपी होती है वो हमें दे रखी है, और हमें मूल्य सूचकांक भी दे रखा है 125। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मौद्रिक जीडीपी। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये कैसे निकलेगी। देखिए इसका जो क्वेश्चन होता है वो फॉर्मूला होता है, वो होता है मूल्य सूचकांक इक्वल्स टू मौद्रिक जीडीपी अपन में वास्तविक जीडीपी इंटू 100। इंग्लिश मीडियम के लिए नॉमिनल जीडीपी अपन में रियल जीडीपी इंटू 100। इसे प्राइस इंडेक्स कहते हैं इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए। तो देखिए तो इसमें आपको बस वैल्यू पुट करनी है, जो 500 करोड़ है वो आपको वास्तविक जीडीपी है, और मूल्य सूचकांक 125 दे रखी है, तो 125 इक्वल्स टू ऊपर में आप नॉमिनल जीडीपी कर दीजिए, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी 500 है इंटू 100 कर दीजिए, तो ये 100 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और ये 500 नीचे आ जाएगा, तो 100 अपॉन 500 तो 5 हो जाएगा, तो 125 इंटू 5, तो ये आंसर आ जाएगा 625। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, इसका भी आप क्वेश्चन ले लीजिए, आप ये करिए खुद। अब हम आते हैं मनी एंड बैंकिंग पे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा रिजर्व बैंक है, यानी कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है, उसके क्या क्या कार्य है और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, वो कैसे अपने जो वाणिज्यिक बैंक है उस पर नियंत्रण रखता है, कैसे मुद्रा का सृजन करता है, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। मैं थोड़ा इसे हाईलाइट कर लेता हूँ। तो आपको केंद्रीय बैंक के कार्य पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केंद्रीय बैंक क्या होता है। तो देखिए ये एक ऐसी संस्था है, वित्तीय संस्था, जो कि हर देश में एक पाई जाती है। लेकिन अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप बता सकते हैं कि ये सारे ही मतलब जितने मौद्रिक काम होते हैं, मुद्रा का जो मतलब मुद्रा का निर्माण करता है, ये एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का निर्माण करती है। तो आरबीआई भारत में मतलब सभी देशों में एक होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी देशों का अलग अलग नाम होता है, तो सभी ये देशों में होता है, लेकिन भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम आरबीआई है, ये आपको पता होगा। तो देखिए सबसे पहले इसका काम है नोट जारी करना। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखी तो उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसके सारे कार्य मैंने समझा रखे हैं, एक अलग ही वीडियो है केंद्रीय बैंक और उसके कार्य के नाम से, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट जारी करना। देखिए 1 रुपये का नोट और जितने भी सिक्के हैं उनको छोड़कर, जितने भी कॉइन्स हैं उनको छोड़कर सारे नोट आरबीआई जारी करता है। अब आपको बताना है कि 1 रुपये और जो कॉइन्स है, 1 रुपये का नोट और जो कॉइन्स है वो कौन जारी करता है, आपको कमेंट में बताना है।
दूसरा देखिए सरकार का बैंक, सरकार के बैंक के रूप में भी ये कार्य करता है। ये मैंने डिटेल में पहले बता रखा है, इसमें आप एक ये चीज़ देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अंतिम ऋणदाता, अब देखिए मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि अंतिम ऋणदाता की भूमिका में, मतलब आरबीआई की अंतिम ऋणदाता की भूमिका कैसी है, क्या करता है वो अंतिम ऋणदाता, ये समझाइए। तो अंतिम ऋणदाता का मतलब होता है कि जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो आरबीआई के पास ही, जब कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते लोन देने के लिए जनता को, तो वो आरबीआई के पास ही जाते हैं। तो इसलिए अंतिम ऋणदाता कहते हैं, यानी कि लास्ट लेंडर कहते हैं उसे। सॉरी। अब देखिए साख का नियंत्रण, ये साख का कंट्रोल भी करता है, और कैसे करता है ये भी आपको बताना है। इसके दो हैं उपाय, एक तो ये क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए ये भारतीय जो आरबीआई है उसकी ये पॉलिसी होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ये कभी कभी इस शब्द से भी पूछा जाता है कि आरबीआई की पॉलिसी क्या है, कैसे वो मुद्रा पर नियंत्रण करता है, साख पर नियंत्रण करता है। तो इन तीन चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तीन चीज़ों, बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। तो इन तीन चीज़ों से वो नियंत्रण करता है। देखिए बैंक दर क्या है, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, तो ये बैंक दर कहलाती है। और रेपो दर, ये रेपो दर थोड़ी सी अलग है, ये जिस लोन पर देती है। देखिए बैंक दर का मतलब होता है कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को लोन देती है, लेकिन वह इस पे वह ब्याज दर होती है जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें आप पढ़ भी सकते हैं। और रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि जो आरबीआई ने जो वाणिज्य बैंकों को लोन दिया है उसे उस रेट पर ही वापस लेना, तो रिवर्स का मतलब है वापस लेना। और ये भी आप देख सकते हैं, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर और एलआरआर। तो ये इसमें बता रहा हूँ मैं आपको, ये मनी मल्टीप्लाई के तीन सिद्धांत होते हैं, जिसे हम एल आर आर, इसका नाम सीआरआर भी होता है। सीआरआर और एलआरआर एक ही बात है, पहले हम इसे एलआरआर कहते थे, अब सीआरआर कहने लग गए। तो और तीसरा होता है दूसरा होता है एक एसएलआर। तो इन दोनों से ही जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो जो साख होती है उस पर नियंत्रण करते हैं, कैसे जनता को देना है और कितने प्रतिशत पर उनसे लोन लेना है, लोन देना उनको कितने प्रतिशत पर, और कितना प्रतिशत अपने पास रिजर्व रखना है, ये सब इसी में आता है। तो इसका एक क्वेश्चन भी आ जाता है निकालने के लिए, तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिए। और अब देखिए, केंद्रीय बैंक मुद्रा जारी करता है, फिर भी हम कहते हैं कि वाणिज्यिक बैंक मुद्रा सर्जन करते हैं। समझाइए, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इस मुद्रा सर्जन का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है, समझाइए। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेम इसी से रिलेटेड। तो ये आया भी हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हम क्या कहते हैं कि आरबीआई मुद्रा का निर्माण करता है, यानी कि जितने भी नोट होते हैं उनका वो आरबीआई जारी करता है। लेकिन जब हम आम लेन देन की बात होती है तो वो वाणिज्यिक बैंक करते हैं। आपने देखा होगा कि आप कहीं भी जाते हैं तो सीधे आरबीआई के पास थोड़ी जाते हैं, आप वाणिज्यिक बैंकों के पास जाते हैं। तो हम कहते हैं कि आरबीआई नोटों को जारी करता है, लेकिन अगर बात होती है मुद्रा के सर्जन की तो वो वाणिज्यिक बैंक करते हैं। आपने देखा होगा कि आप किसी भी बैंक के पास जाते हैं तो सीधे वाणिज्य बैंकों के पास जाते हैं, आपके जो स्टेट में पड़ता है या फिर आपके आसपास जो बैंक पड़ता है, आप एसबीआई में चले जाइए या फिर किसी भी बैंक में चले जाइए, तो आप वाणिज्य बैंकों में जाते हैं, लेकिन आरबीआई में आप नहीं जाते हैं और किसी को भी जाते हुए नहीं देखा आपने। तो ये काम होता है, ये दोनों का काम होता है कि मुद्रा का सर्जन, मतलब मुद्रा का सर्जन तो वाणिज्यिक बैंक करते हैं, मुद्रा का सर्जन का मतलब है उसके चलन में लाना, तो वो जनता से लेन देन तो वाणिज्यिक बैंक करते हैं, लेकिन वाणिज्यिक बैंक जो लेन देन करते हैं वो आरबीआई से करते हैं। ये आपको ध्यान रखनी है और इसे आप पढ़ भी सकते हैं। और जो मैंने अभी बताया कि आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं, उसमें एक ये क्वेश्चन भी आ जाता है, केंद्रीय बैंक के सरकार के बैंक के रूप में कार्य। तो देखिए 2010 में पूछा गया, 2012 में, 2013 में भी।
तो ये अब आपको ध्यान रखें कि वो सरकार का बैंकर है। तो देखिए वो सरकार के सारे काम आरबीआई ही करता है, वाणिज्य बैंक नहीं करते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सरकार के वो कौन कौन से काम करता है। वो एजेंट के रूप में भी सरकार का कार्य करता है और सरकार से सारे परामर्श लेता है। अब देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली, अभी तो हमने बैंकिंग की बात की, अब हम मनी पे आते हैं। तो मनी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा है मुझे ये लगा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और इसकी क्या कमियां हैं, ये पूछा जा सकता है। कि पहले जब मुद्रा का लेन देन होता था वो बार्टर सिस्टम में होता था, लेकिन अब मुद्रा का चलन हो गया है। अब आपने देखा होगा कि अब कहीं बार्टर सिस्टम नहीं चलता था पहले, लेकिन अब बंद हो चुका है, लगभग बंद हो चुका है। तो अब आप कहीं भी जाते हैं तो आप पैसे लेके ही जाते हैं, पैसे से ही सामान खरीदते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वस्तुओं के बदले वस्तुएं मिलती थी। तो देखिए इससे पूछा गया है कि वस्तु विनिमय क्या है और इसकी क्या कमियां हैं। तो ये तो आप बता सकते हैं कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन बार्टर सिस्टम कहलाता है या वस्तु विनिमय कहलाता है। इसकी कमियां आपको ध्यान रखनी है। देखिए इसमें कमियां होती हैं, दोहरे सहयोग का अभाव, यानी कि इसे पढ़िए पहले फिर आप समझिए। वस्तु विनिमय के लिए यह आवश्यक है कि एक व्यक्ति के पास एक वस्तु का आधिक्य है, एक वस्तु अन्य व्यक्ति को खोज ले जो न केवल उस व्यक्ति की इच्छा रखता हो बल्कि उसके पास बदले में। देखिए अब ये देखिए कि आपको चाहिए 1 दर्जन केले। अब आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसको केले की आवश्यकता हो, मतलब नहीं सॉरी, देखिए एक व्यक्ति ए है जिसको कि केले चाहिए 1 दर्जन, और आपके पास इन केले के बदले में देने के लिए आपके पास गेहूं है 1 किलो। तो अब आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा, जो दूसरा बी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसको गेहूं की आवश्यकता है और वो आपको केले दे सके गेहूं के बदले में। तो इसमें दोहरे समय की आवश्यकता होती है कि इसमें हम जो चाहते हैं वो दूसरों को भी, जो हम देना चाहते हैं वो दूसरों को भी पसंद हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, मूल्य के सर्वमान्य मापदंड का अभाव। वस्तु विनिमय में ये निर्धारित करना कठिन होता है कि वस्तुओं का किस अनुपात में आदान प्रदान किया जाए। विनिमय अनुपात को पारस्परिक मांग की प्रबल अनुसार मनमाने ढंग से किया जाता है। अब ये नहीं पता चलता कि किस अनुपात में अनुपात का मतलब है किस मूल्य में या फिर किस आधार पर। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, इकोनॉमिक्स में आप एग्जाम्पल से समझ लें, जितने एग्जाम्पल्स होंगे उतनी आपके समझ में आएगा। तो देखिए आप किसी से 1 किलो मतलब 1 किलो मिठाई लेना चाहते हैं, तो अब आपको ये तय करना होगा कि 1 किलो मिठाई के लिए मुझे कितना सामान देना पड़ेगा, या फिर उसे किसी और चीज़ की आवश्यकता है और वो आपको देना है उसे वो चीज़। तो आपको ये भी पता लगाना होगा कि उसे कितनी चीज़ की आवश्यकता है, और वो 1 किलो मिठाई मुझे, मान लीजिए आपको 1 किलो रसगुल्ले चाहिए, तो वो 1 किलो रसगुल्ले किस मूल्य पर आपको देगा। तो ये भी इसमें एक समस्या होती थी। अब क्या है कि अब आप पैसे दो, 200 रुपये किलो है तो 200 रुपये दो और ले आओ। लेकिन उस टाइम पे ये पता लगाना होता था कि कितनी वस्तु देने से हमें कितने रसगुल्ले प्राप्त होंगे। तो ये भी एक तय करना मुश्किल कार्य था। और वस्तु की अविभाज्यता, देखिए जैसे कोई बड़ी वस्तु होती थी, तो अगर बड़ी वस्तु खरीदने के लिए हमें छोटी छोटी वस्तुएं इकट्ठी करनी पड़ती थी। जैसे आपको कोई एक बड़ी मशीन खरीदनी होती थी तो आपको छोटी छोटी कई वस्तुएं इकट्ठी करके उसे देनी पड़ती थी। तो ये भी एक समस्या होती थी। और फिर होती थी स्थानांतरण की कठिनाई। जैसे देखिए जो बड़ी वस्तु, मतलब कोई वस्तु आप खरीदना चाहते हैं, तो आपको शहर जाना पड़ेगा, और शहर जाने के लिए आपको उन वस्तुओं को उस शहर ले जाना पड़ेगा। तो इस शहर जाने के लिए आपको तकलीफ होगी उन वस्तुओं को ले जाने के लिए साथ। तो स्थानांतरण की भी एक कमी होती थी कि आप हर वस्तु को दूसरे शहर नहीं ले जा सकते थे। तो ये भी एक समस्या होती थी। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या कमी है। ये आपको लिखना है पॉइंट वाइज। जरूरी कि बुक की भाषा लिखिए, बुक की भाषा तो आपको लिखनी ही नहीं है, आप अपनी तरफ से लिखिए। अब देखिए इसी का जो रोजगार चैप्टर से मैंने लिया है, वैसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रोजगार क्या होता है, श्रमिक, उसे श्रमिक भी पूछा जा सकता है कि श्रमिक कौन होता है, जो कार्य करता है पूरे वर्ष भर तो नहीं, लगभग 318 दिन जो कार्य होता है वो पूर्णतः श्रमिक होता है। तो अब देखिए भारत में ये क्वेश्चन लिया मैंने, भारत में बेरोजगारी बढ़ने के क्या कारण है। तो आप बता सकते हैं बहुत से कारण हैं। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, अशिक्षित लोग हैं, लोगों का
जो रुझान है वो नौकरी के प्रति ज़्यादा है, बिजनेस कोई करना नहीं चाहता। तो ये भी एक कारण हो सकता है। कृषि एक मौसमी व्यवसाय है, सब कृषि पर निर्भर है, 70% आबादी कृषि पर निर्भर है और कृषि के लिए इतनी भूमि है नहीं क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और आधुनिकीकरण की समस्या है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, यानी कि हमारी शिक्षा में भी सुधार करने की आवश्यकता है, और धीमा आर्थिक विकास है, श्रमिकों की सीमित गतिशीलता है। तो ये कारण आप लिख सकते हैं, आपको बस पॉइंट पता होने चाहिए। अब देखिए, अब हम आते हैं इंडियन इको पे। तो देखिए एंड तक वीडियो देखिए, मैं एंड में आपको एक बात बताऊंगा। अब देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, आपको पता है कि भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही ठप हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से कच्चा माल अपने मतलब देश में ले जाते थे, इंग्लैंड ले जाते थे, और वहाँ से बना हुआ माल यहाँ बेचते थे। तो यहाँ पर सस्ते में ले जाते थे और महंगे में बेचते थे, ऐसी प्रक्रिया चलती थी। तो इसी से हमारी व्यवस्था गतिहीन हो गई थी। तो इसका कारण आप लिख सकते हैं। तो ये दो कारण भी आप इसमें दे रखे हैं, वो भी आप लिख सकते हैं कि औद्योगिक यहाँ पे पिछड़ापन हो गया था उद्योग का। अब आपको दूसरा क्वेश्चन देखना है इसी में। ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखिए, उस टाइम पे भारत आत्मनिर्भर था। पहले आप पता है आपको, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत से संसाधन थे, बहुत से यहाँ पे उद्योग होते थे, बहुत से यहाँ पे व्यापार किए जाते थे। यानी कि इतना यहाँ पे पैसा था भारत पे कि और किसी देश के पास उस समय पे इतना पैसा नहीं था। और अंग्रेज़ों ने इसी का फ़ायदा उठाया, सब कुछ लूट लिया, यानी कि सोने की चिड़िया के पंख नोच लिए। तो ये आपको बताना है कि उसके पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो आपको बताना है कि उससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। उस टाइम पे लोगों के पास धंधे थे, हस्तकला उद्योग भी थे, कृषि की प्रधानता भी थी और आत्मनिर्भर भी थे लोग। अब आपको जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो 1950 से 1990 उसी में से मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं और भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था चुनी है। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीगत अर्थव्यवस्था। भारत ने सोचा कि ना हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएं ना समाजवादी। भाई कुछ अलग करना होता है ना, तो अलग किया भारत ने दोनों को प्लस कर दिया कि भाई दोनों अपना लेते हैं हम, चलो पूंजीवादी भी अपना लेंगे और समाजवादी भी। लेकिन उस टाइम पे भारत ने समाजवादी अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा जोर दिया। लेकिन जब 1991 की पॉलिसी आई, जिसे हम LPG भी कहते हैं, उसके बाद पूंजीवाद पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो इसलिए उसके बाद पूंजीवाद और समाजवाद दोनों पर ध्यान दिया गया। उससे पहले समाजवाद की ज़्यादा प्रमुखता थी, पूंजीवाद को इतना नहीं जाना जाता था। तो ये आप बता सकते हैं भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है। अब देखिए, नई आर्थिक नीति के किन्हीं 3 वित्तीय सुधारों का उल्लेख कीजिए। पहला है रिजर्व बैंक की भूमिका, विदेशी निवेश की अनुमति और निर्णय की स्वतंत्रता। देखिए, जब से वित्तीय सुधार हुआ है, वित्तीय सुधार कब हुआ है? 1991। MCQs में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1991 में LPG लाया गया है इंडिया में। उससे पहले भारत को इतनी स्वतंत्रता नहीं थी। किनको स्वतंत्रता नहीं थी उस टाइम पे? यानी निर्णय लेने की स्वतंत्रता का मतलब है कि पहले जो उद्योगों के मालिक होते थे उनको सरकार से ही सब कुछ पूछकर करना होता था, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और फिर जब 1991 की पॉलिसी आई तो उसके बाद सरकार ने कह दिया कि तुम निर्णय लेने के लिए आज़ाद हो, यानी कि उनका उदारीकरण कर दिया गया। फिर आता है इसी में देखिए रिजर्व बैंक की भूमिका। इसके बाद रिजर्व बैंक की भूमिका भी बढ़ गई। रिजर्व बैंक भी पहले सरकार पर ज़्यादा निर्भर रहता था, सरकार से ज़्यादा पूछताछ करता था, लेकिन रिजर्व बैंक अब सरकार पर उतना निर्भर नहीं रहता जितना कि पहले रहता था। यानी कि इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक की भूमिका बढ़ गई है। फिर देखिए विदेशी निवेश की अनुमति। पहले हमारे जो व्यापार होते थे वो इंडिया के अंदर ही होते थे, भीतर ही। भारत पे कहीं पे भी व्यापार नहीं होते थे, और इसका कारण है कि वैश्वीकरण का प्रभाव 1991 के बाद बढ़ा है। ये हमें आगे अब डिस्कस करेंगे। तो पहले विदेशी व्यापार की छूट नहीं थी, लेकिन 1991 के बाद ही इसकी छूट मिली है। तो ये भी आप बता सकते हैं। मैंने इसके तीनों कारण नहीं लिखे हैं, ये एल लिखा है, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। तो उदारीकरण और प्राइवेटिलाइजेशन, यानी कि
निजीकरण और वैश्वीकरण, ये आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि तीन चीज़ें क्या है। तो ये आर्थिक नीति के तीनों घटक हैं। अब देखिए कि गरीबों की ऋण आवश्यकताएं पूरी करने में अति लघु साख व्यवस्था की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो देखिए पहले क्या होता था कि जो पहले गरीबों को ज़्यादा ऋण दे दिया जाता था, उनसे ज़्यादा लोन लिया जाता था और उन्हें इतने बड़े बड़े लोन रख दिए जाते थे उन पर कि वो चुका नहीं पाते थे। और उससे क्या होता था कि उससे कई किसान तो आत्महत्या तक भी कर लेते थे, जिसे ऋणग्रस्तता की समस्या कहते हैं। लेकिन अब क्या किया कि जो भारत सरकार है उसने अपनी आर्थिक नीति में सुधार किए हैं। तो इससे होता क्या था कि कई से किसान आत्महत्या कर लेते थे। लेकिन जब आरबीआई ने या फिर आरबीआई ने सरकार के निर्णय पर अपने जो लोन देता है वो वाणिज्य बैंकों से जो लोन दिलाता है, मतलब वाणिज्य बैंक किसानों को लोन देते हैं, वो उनमें सुधार किया गया है। और इससे अब क्या होता है कि अब उन्हें कम ब्याज पर लोन दिया जाता है और जो लोन की जो किस्तें होती हैं वो छोटी छोटी रखी जाती हैं। जैसे 1,000 रुपये रख दिए महीने, पहले क्या होता था कि पहले 10,000 रख दिया जाता था इसे, तो किसान मतलब इतनी टेंशन में होता था कि उन्हें वो लोन चुका ही नहीं पाता था। तो ये भी आपको बताना है। ये अब समस्या अब कम हो गई है पहले के बीच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपको ये भी पता होनी चाहिए कि वैश्वीकरण क्या है, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।